Good morning students. I am Dr. Sarita खंडेलवाल फ्रॉम JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। स्टूडेंट, जैसा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की स्टडी कर रहे थे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हम अब तक 3 इम्पॉर्टेंट मेंबर्स एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड का स्टडी कर चुके हैं। एसिड अमाइड उस सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है यूरिया। यूरिया से आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि ये जो हमारा दैनिक जीवन में यूरिनेशन होता है उसमें जो कंपाउंड होता है वो यूरिया होता है। और प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम में भी यूरिया का टेस्टिंग कोर्स में है। तो यूरिया एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यौगिक है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पूरा तरह से सिर्फ यूरिया ही पढ़ेंगे। यूरिया की प्रिपरेशन, उसकी प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, उसकी केमिकल रिएक्शंस, उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम देखते हैं कि यूरिया होता क्या है। जो यूरिया है उसका जो फार्मूला होता है वो NH2CONH2 होता है। मतलब जो CO ग्रुप होता है उससे के दोनों तरफ NH2 जुड़ा रहता है। तो ये तो हो गया यूरिया का फॉर्मूला। अब कार्बोनिक अम्ल, ये है कार्बोनिक अम्ल। ये बाई बेसिक एसिड होता है, मतलब इसमें 2H+ निकल सकते हैं। ये कार्बोनिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। अगर इसके दोनों OH को हम NH2 से रिप्लेस कर दें तो जो हमें प्राप्त होता है वो यूरिया होता है। यूरिया एक डाईएमाइड है। इसे कार्बेमाइड, यूरिया, डाईएमाइड आदि कहते हैं। ये जो कार्बोनिक अम्ल है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन यूरिया होता है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है। यूरिया को सर्वप्रथम रूले ने यूरिन से पृथक किया था। यूरिन से सेपरेट करने के कारण ही यूरिया को यूरिया कहा जाता है। बॉडी में यूरिया जो होता है वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का लास्ट प्रोडक्ट होता है, और मानव है या अन्य जो जीव हैं उनके शरीर से ये यूरिन के रूप में निकल जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 30 ग्राम यूरिया को यूरिन के रूप में निकालते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी से लगभग 30 ग्राम यूरिया पर डे एक्सक्रीट होता है। यूरिया का सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे बच्चों प्रैक्टिकल एग्जाम में भी वाइवा में पूछा जाता है कि ये जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, वोलर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया था। वैसे यूरिया का बॉडी में संश्लेषण होता ही है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लास्ट प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन वोलर नामक साइंटिस्ट ने इसको लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाया था। ये फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड है जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था। इसका जो आयुर्वेदिक नेम है वो अमीनो मेथेनामाइड होता है। क्या होता है? अमीनो मेथेनामाइड। लेकिन इसके आयुर्वेदिक नेम की बजाय इसका जो कॉमन नेम है यूरिया, वही ज़्यादा प्रचलित है। अब हम देखते हैं कि जो यूरिया है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है। सबसे पहले यूरिन, आपको जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि यूरिन का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो यूरिया होता है। तो यूरिन से भी हम यूरिया बना सकते हैं। इसके लिए यूरिन को कंसनट्रेट करने के बाद उसकी रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई जाती है, जिससे कि यूरिया नाइट्रेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब ये जो यूरिया नाइट्रेट के क्रिस्टल्स हैं, ये क्रिस्टल्स आपको मिल गए, इसको बेरियम कार्बोनेट के साथ डिकम्पोज करते हैं जिससे कि हमें यूरिया मिल जाता है। और इस यूरिया को प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए जो मिक्सचर हमें मिलता है, मिक्सचर, ये सब पूरा एक मिक्सचर मिला, इससे हमें यूरिया को अगर सेपरेट करना है तो हम इसका अल्कोहल के द्वारा एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यूरिन से किस तरह से यूरिया प्राप्त किया जा सकता है। अब हम यूरिया को बनाने की लेबोरेटरी मेथड्स देखते हैं कि लैब में अगर हमें यूरिया बनाना है तो हम कौन कौन से मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। उस उसमें से जो मेथड्स हैं प्रयोगशाला में काम में लिए जाते हैं उनमें से फर्स्ट जो मेथड है वो अमोनिकल मेथड है। इसमें 3 कंपाउंड्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, फास्जिन जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, इथाइल यूरिथेन और इथाइल कार्बोनेट। इन तीनों कंपाउंड्स की जब अमोनिया से रिएक्शन कराई जाती है तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यूरिया मिलता है। तो इसे हम अमोनिया अपघटन कहते हैं या अमोनिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो ये मेथड है जिनमें इन 3 कंपाउंड्स की हेल्प से यूरिया का निर्माण किया जा सकता है।
दूसरा जो मेथड है वो है पोटेशियम साइनाइड विधि या वोलर सिंथेसिस। इसका जिक्र मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी किया था कि वोलर ने लैब में सबसे पहले जो कार्बनिक कंपाउंड बनाया था वो यूरिया था। इस विधि में सबसे पहले जो लेड है PbO3 और पोटेशियम साइनाइड की हेल्प से पोटेशियम साइनाइड का निर्माण किया जाता है। आप देखेंगे ये Pb3O4 और KCN की रिएक्शन से किसका निर्माण किया गया, पोटेशियम साइनाइड का निर्माण किया गया। अब इस पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, अमोनियम सल्फेट से कराई जाती है। तो हमें अमोनियम साइनाइड मिलता है और इस अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया जाता है तो ये रीअरेंज होकर यूरिया का निर्माण कर लेता है। तो ये 3 स्टेप हो गई, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप हो गई। फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम साइनेट का निर्माण हुआ, फिर सेकेंड स्टेप में पोटेशियम साइनेट से अमोनियम साइनेट का निर्माण हुआ और थर्ड स्टेप जो है वो अमोनियम साइनेट की हाई टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट की स्टेप है। तो इस तरीके से वोलर साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में यूरिया का निर्माण किया। तो आपने देखी प्रीवियस स्लाइड में लेबोरेटरी में यूरिया के निर्माण की विधि। अब हम देखते हैं कि अगर हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर यूरिया बनाना है तो किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। पहला है साइनेमाइड से यूरिया का निर्माण। इस विधि से यूरिया का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या करा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन N2 से कराकर कैल्शियम साइनेमाइड बनाया जाता है। बच्चों ये रिएक्शन भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है तो इसको भी अच्छे से याद करिए। फिर कैल्शियम साइनेमाइड की रिएक्शन H2SO4 से कराने पर साइनेमाइड मिलता है। इस साइनेमाइड का, ये जो साइनेमाइड है इसका जब हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें यूरिया मिलता है। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से कैल्शियम कार्बाइड से सबसे पहले साइनेमाइड का निर्माण किया जाता है और साइनेमाइड से फिर फाइनली यूरिया का निर्माण किया जाता है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। दूसरा मेथड है वो सबसे लेटेस्ट मेथड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया से यूरिया का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले CO2 और ट्वाइस NH3 की हाई प्रेशर पे रिएक्शन कराकर अमोनियम कार्बोमेट बनाया जाता है और जब इस अमोनियम कार्बोमेट को हाई प्रेशर और 130 से 150 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो यूरिया का निर्माण होता है। तो आप देखिए कि बहुत ही बेसिक जो रिएक्टेंट्स है CO2 और NH3, बहुत ही बेसिक रिएक्टेंट, उससे भी यूरिया का निर्माण किया जा सकता है। ये विधि काफ़ी लेटेस्ट विधि है लेकिन बस इसमें यह है कि बहुत हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो ये है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। बच्चों यूरिया की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखने के बाद हम यूरिया की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो यूरिया होता है वो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यूरिया वाटर और अल्कोहल में हाईली सॉल्युबल होता है लेकिन ईथर में इनसॉल्युबल होता है और इसका जो जलीय विलयन होता है वो लिटमस के प्रति उदासीन होता है, ना तो ब्लू को रेड करता है ना रेड को ब्लू करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। इसकी केमिकल रिएक्शन ज़्यादातर एमाइडो से मिलती है क्योंकि इसमें CONH2 समूह पाया जाता है, लेकिन इसकी कुछ रिएक्शंस होती है वो एमिनो से भी समानता दिखाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी पहली रिएक्शन, वो है बेसिक नेचर। बच्चों ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है कि यूरिया होता है वो मोनो एसिड बेस की तरह व्यवहार करता है। हालांकि इसमें 2 NH2 ग्रुप होते हैं लेकिन दोनों से H नहीं जुड़ पाता है। यूरिया मोनो एसिड बेस की तरह व्यवहार करता है, सिर्फ एक नाइट्रोजन होता है वो अपना लोन पेयर दे पाता है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत होना, 2 NH2 देख के आप इसको बाय एसिड बेस नहीं कर देना है। ये क्या होता है, मोनो एसिडिक बेस ही होता है, मोनो एसिडिक बेस, ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, अब जबकि हमने ये बात करी कि ये बेस की तरह व्यवहार करता है तो जो बेस होते हैं वो किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार यूरिया भी विभिन्न अम्लों से रिएक्शन करके सॉल्ट का निर्माण करता है। इनके जो सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल HNO3 से रिएक्शन करके यूरिया नाइट्रेट बनाया, वाइट कलर के का क्रिस्टल मिलता है। और इसी तरह H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करके यूरिया ऑक्जिलेट बनाता है जो भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो आपने देखा कि जो यूरिया है, पहली बात तो वो मोनो एसिडिक बेस होता है और फिर जो ये है सॉल्ट का निर्माण करता है।
जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि यूरिया बेस की तरह व्यवहार करता है, तब यूरिया पर एच आकर जुड़ता है। तो ये देखिए, ये यूरिया पे एच आकर जुड़ता है और ये रेजोनेंस द्वारा स्थायी हो जाता है। ये इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। इसी स्थायीकरण की वजह से यूरिया जो है वो एमाइड की तरह, बेस की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये इसकी आपसे कोई पूछे तो आप ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देंगे और ये आपका यूरिया हो गया मोनो एसिडिक बेस। यूरिया है उसमें है ना समान बंद दूरी पाई गई। इसका मतलब ये है कि यूरिया जो मॉलिक्यूल है उसमें खुद में भी रेजोनेंस पाया जाता है। ये यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आप देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से शिफ्ट हुआ पहले तो आपको ये मिल गया, और अगर मान लो इस तरह से शिफ्ट होगा, सॉरी इस तरह से शिफ्ट होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो यूरिया जो है उनकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। आपको अगर बनाने को पूछी जाए एग्जाम में तो आप यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये तो यूरिया की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। जब यूरिया H+ को ग्रहण कर लेता है तब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो इन दोनों तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अब इसकी जो सेकेंड रिएक्शन है वो हम देखते हैं, वो हाइड्रोलाइसिस होती है। जब यूरिया का डाइल्यूट एसिड और बेस के साथ अगर यूरिया को हम गर्म करते हैं तो इनकी हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और क्या रिलीज होता है, CO2 और अमोनिया। तो यूरिया की हाइड्रोलाइसिस डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में की जा सकती है और आपको CO2 और अमोनिया मिलता है। यूरिन में से एक अजीब तरह की जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से ही आती है। सोयाबीन में विद्यमान यूरिएज जो एक एंजाइम होता है ये यूरिया का जल अपघटन कर सकता है। तो ये तो सोयाबीन में उपस्थित कोई एंजाइम हो गया, तो वो भी यूरिया का अपघटन कर सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का अपघटन, जल अपघटन किन की प्रेजेंस में कराया जा सकता है। तो डाइल्यूट एसिड बेस तो है ही, और यूरिएज एंजाइम के द्वारा भी यूरिया का जल अपघटन कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, जो अजीब तरह की स्मेल होती है वो अमोनिया के कारण ही होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में माइक्रोकोकस यूरिएज बैक्टीरिया होते हैं जो कि यूरिया को जल अपघटित करके अमोनिया रिलीज कर देते हैं और इस वजह से अजीब सी दुर्गंध आती है। तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया। यूरिया के जल अपघटन पे आपने देखा था कि आप CO2 प्लस अमोनिया बनता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट होता है वो माध्यम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जब उदासीन माध्यम में अपघटन किया जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। अम्लीय माध्यम में अपघटन किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड प्लस CO2 बनता है। और अगर क्षारीय माध्यम में अपघटन कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट बनता है। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में अपघटन कराने पर फाइनल जो प्रोडक्ट है वो वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब तीसरी जो रिएक्शन है वो नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन है। यूरिया की नाइट्रस अम्ल के साथ आप रिएक्शन देख रहे हैं, N2 रिलीज हो जाती है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 रिलीज हो गए, ये एक मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल H2 रिलीज हो गए और कार्बोनिक अम्ल मिल जाता है। कार्बोनिक अम्ल अस्थायी होता है, ये तुरंत ही H2 और CO2 में विघटित हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कार्बोनिक अम्ल बनता है जो कि अस्थायी होता है, जो कि वाटर और CO2 में डिकम्पोज हो जाता है। अब हम यूरिया की और रिएक्शंस देखते हैं, जिसमें 4th नंबर की रिएक्शन है कि जब यूरिया की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो सेमी कार्बोजाइड बनते हैं। ठीक है। 5th रिएक्शन है कि जब यूरिया की रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन, क्षारीय क्लोरीन या ब्रोमीन से कराई जाए या सीधे हाइपोक्लोराइड या हाइपोब्रोमाइड से कराई जाए तो ये N2 रिलीज करता है। आप देखें, सबसे पहले Br2 या Cl2, क्षारीय क्लोरीन और ब्रोमीन मिलके क्या बनाते हैं, NaBr, NaBrO और H2O। ये जो NaBrO है ये हाइपोक्लोराइड या हाइपोब्रोमाइड होता है, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, हाइपोब्रोमाइड। जब यूरिया जो है वो हाइपोब्रोमाइड से रिएक्शन करता है तो N2 रिलीज हो रही है और इस N2 के वॉल्यूम को एस्टिमेट करके हम यूरिया का एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है कि जितनी नाइट्रोजन निकल रही है उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि अननोन जो सैंपल है उसमें कितना यूरिया प्रेजेंट है। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। 6 नंबर की रिएक्शन है एसाइलेशन। इसमें यूरिया की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड से कराई जाती है तो एसिटिल यूरिया, जिसे यूराइड कहा जाता है, वो बनता है।
ठीक है, तो ये हो गया एसाइलेशन। ठीक है, अब चक्रीय यूराइड का निर्माण, ये तो है ओपन चेन यूराइड। अगर हमें चक्रीय यूराइड का निर्माण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कैटलिस्ट होता है वो POCl3 होता है। रिएक्शन या तो दी कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई एस्टर या एसीटो एसिटिक एस्टर से रिएक्शन कराई जाती है। जैसे ये तो हो गई डाई एसिड हो गया और ये हो गया डाई एस्टर, इससे रिएक्शन कराई जाती है तो हमें चक्रीय यूराइड मिलते हैं। ये चक्रीय हैं, ये चक्रीय हैं। आप देखिए साइक्लिक एक स्ट्रक्चर्स बनी और ये दोनों जो यौगिक हैं वो हेट्रोसाइक्लिक यौगिक है, क्योंकि इनमें रिंग में हेट्रो एटम नाइट्रोजन प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो हमें अगर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है कि चक्रीय यूराइड का निर्माण करने के लिए यूरिया की रिएक्शन किससे कराई जाएगी। तो यूरिया की रिएक्शन दी कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई जाएगी, द्विएस्टर से कराई जाएगी या एसीटो एसिटिक एस्टर से कराई जाएगी। आप देखिए कि अगर जब यूरिया की रिएक्शन एसीटो एसिटिक एस्टर से कराई जा रही है तो 4 मिथाइल यूरेसिल बनता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, 4 मिथाइल यूरेसिल। ठीक है बच्चों, अब अल्कोहल से अगर क्रिया कराई जाती है तो क्या मिलता है, यूरीथेन मिलता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाती है तो यूरीथेन मिलता है। इसमें एक NH2 का जो हाइड्रोजन है वो एल्कोक्साइड ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है और यूरीथेन मिलता है। क्लोरीन जल के साथ रिएक्शन, जब क्लोरीन जल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो डाई क्लोरो यूरिया मिलता है। दोनों जो NH2 ग्रुप है उसका एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और डाई क्लोरो यूरिया मिल जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर जो कंपाउंड मिलता है उसे मेथिनॉल यूरिया कहा जाता है। ये कि योगात्मक उत्पाद है, मतलब एक से ज़्यादा बार, एक बार तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन हो गया, फिर दूसरे NH2 पे भी फॉर्मेल्डिहाइड का एडिशन होता है और फाइनली डाई मेथिलॉल यूरिया मिलता है। सबसे पहले एक NH2 पे एडिशन हुआ, फिर दूसरे NH2 पे एडिशन हुआ और डाई मेथिलॉल यूरिया मिला। ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर फाइनली डाई मेथिलॉल यूरिया मिल रहा है। अब बच्चों इसकी 11 नंबर की रिएक्शन देखते हैं जो कि है इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। जब इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाती है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बिस हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया का निर्माण करता है। तो ये आप देख रहे हैं बिस हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया का निर्माण करता है। इसमें जो NH2 होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके रिंग की ओपनिंग करता है और इस तरह से NH2 से CH2OH जुड़ जाता है। तो दोनों NH2 से एक एक इथाइलिन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ता है और 20 हाइड्रोक्सी इथाइल यूरिया प्राप्त होता है। फिर थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन की जाती है तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और NH2CN प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ऊष्मा का प्रभाव, बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊष्मा का प्रभाव, और ये यूरिया का लेबोरेटरी में टेस्टिंग का भी आधार है, तो इसे आप अच्छे से समझिए। जैसा कि मैंने बताया था कि यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब इसे गर्म किया जाता है तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह पिघल जाता है, लेकिन उसके बाद भी गर्म किया जाता है तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये अमोनिया रिलीज करता है। ये अमोनिया रिलीज हो गई और 2 यूरिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बाईयूरेट का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी गर्म किया जाता है तो अमोनिया का रिलीज होता है और बाईयूरेट बनता है। बाईयूरेट होता है, इसकी जब रिएक्शन बेसिक कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो गहरे बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। इसे यूरिया का परीक्षण कहते हैं और या बाईयूरेट टेस्ट भी कहते हैं। तो यूरिया के परीक्षण में इसको गर्म करके पहले तो बाईयूरेट में बदला जाता है और फिर इसकी रिएक्शन बेसिक कॉपर सल्फेट से कराई जाती है। अगर बैंगनी रंग आ जाता है तो इसका मतलब यूरिया कन्फर्म है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब यूरिया नहीं है। ये बाईयूरेट टेस्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। बच्चों यूरिया के ऊष्मा के प्रभाव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप और देख रहे हैं। 150 डिग्री पे तो बाईयूरेट आपने देखा था, लेकिन यदि यूरिया को बहुत तेज़ी से 170 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे तेज़ी से और तेज गर्म किया जाता है तो यूरिया में से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये क्या बना लेता है, साइनिक अम्ल। ये बन गया साइनिक अम्ल। तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और साइनिक अम्ल मिल जाएगा। साइनिक अम्ल के 3 मॉलिक्यूल मिलके साइनोयूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये
साइनोयूरिक एसिड होता है। साइनोयूरिक एसिड जो होता है इसकी दो टोटोमेरिक फॉर्म पाई जाती है, कीटो फॉर्म भी पाई जाती है, इनॉल फॉर्म भी पाई जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 132 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है। तो तीनों अलग अलग तापमान पे आप अलग अलग तरह की रिएक्शंस देख रहे हैं। तो हमने यूरिया की रिएक्शंस देख ली, यूरिया के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देख लिए। अब हम यूरिया के लास्ट उस पे आ जाते हैं कि यूरिया का यूज़ कहाँ होता है। फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया का यूज़ होता है, ये आप सभी जानते हैं। नाइट्रोसेलुलोज विस्फोटक के स्थायी कारक के रूप में होता है। फॉर्मेल्डिहाइड यूरिया रेजिन के निर्माण में होता है। आपने देखा कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है तो एक डाइमेथिलाइल यूरिया मिलता है, रेजिन की तरह एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। अभिकर्मक हाइड्रोजीन या सेमी कार्बोजाइड के निर्माण में किया जाता है कि औषधियों के निर्माण में भी यूरिया का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल नींद लाने वाली दवाई विरोनेल, कालाजर, ज्वार आदि यूरिया से बनाए जाते हैं। अब हम यूरिया की टेस्टिंग की बात करते हैं। यह NaOH के साथ गर्म करने पर अमोनिया रिलीज़ करता है। और जब अमोनिया गैस आपको पता ही है कि अगर अमोनिया रिलीज़ हो रही है और उसके ऊपर हम HCl से भीगी हुई छड़ लेके जाएंगे तो NH4Cl के वाइट जो है वो धुआं बनने लग जाता है। तो जो पहला टेस्ट है वो NaOH के साथ होता है। इसमें हम NaOH के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया रिलीज़ होता है और इसकी जब HCl से भीगी छड़ लेके जाते हैं तो NH4Cl का वाइट रंग का धुआं बनता है। यूरिया को एक प्याली में धीरे धीरे गर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है। ये बायूरेट टेस्ट है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा टेस्ट है यूरिया के जलीय विलयन में कंसंट्रेट HNO3 या ऑक्जेलिक एसिड डालने पर यूरिया नाइट्रेट या यूरिया, ये एसिड बेस रिएक्शन में मैंने पढ़ाई थी कि यूरिया बेस की तरह काम करता है। जब इसकी एसिड से रिएक्शन कराई जाती है तो ये सॉल्ट बनाता है जो कि क्रिस्टल होता है। तो ये वाइट कलर के अगर सॉल्ट बन रहे हैं तो ये यूरिया का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो ये 3 टेस्ट हैं जो कि यूरिया के टेस्टिंग में काम में लिए जाते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं यूरिया और एसिटामाइड में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा कि यूरिया और एसिटामाइड दोनों ही एसिडामाइड की कैटेगरी के होते हैं, दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप CONH2 पाया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ फ़र्क होता है वो हम देखते हैं। यूरिया होता है, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कंसनट्रेट HNO3 के साथ वाइट रंग का अवक्षेप बताता है, जैसा कि मैंने इसकी फर्स्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन में बताई थी। पर एसिटामाइड ऐसी कोई रिएक्शन नहीं देता है। इसी तरह ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी वाइट रंग का अवक्षेप बनता है। एसिटामाइड कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देता। ये पहली 2 रिएक्शन यूरिया के स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस होने के कारण होता है। तीसरा बायूरेट टेस्ट जो यूरिया का स्पेसिफिक टेस्ट है, एसिटामाइड ऐसा कोई टेस्ट नहीं देता है। चौथा ये है कि तनु अम्लों के साथ गर्म करने पर अमोनिया की गंध आती है लेकिन सिरके की गंध नहीं आती, जबकि एसिटामाइड में सिरके की भी गंध आती है क्योंकि जब इसको तनु अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया के साथ एसिड भी बनता है। तो यूरिया में ऐसी सिरके की गंध नहीं आती है जबकि एसिटामाइड में सिरके की गंध आती है। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर को पूरी तरह से हमने सिर्फ यूरिया पढ़ा, यूरिया की क्या यूरिया होता है, उसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन पढ़े और रिएक्शंस पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके यूजेस देखे और उसके की लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।